नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको समझाएंगे कैसे इजराइल ने रातों रात एक नया और खतरनाक वॉरफ्रंट खोल दिया है। उसने सीरिया के मिलिट्री बेस पर भयानक बमबारी की और शक जताया कि ईरान समर्थित आतंकी उस पर हमला कर रहे हैं। सच क्या है? सत्ता की इसके लिए एक विस्फोटक कुंजी तैयार है। इसके बाद हमास पर फटने वाले उस फ्यूल बम की बात करेंगे जिसका ट्रिगर इजराइल के हाथ में है। खबर है कि इस फ्यूल बम से इजराइल ने हमास की सुरंगों की सप्लाई चेन काट दी है। अब इंतजार उस पल का है जब हमास के लड़ाके अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। फिर इजराइल उन्हें चुन चुन कर मारेगा। क्या है ये फ्यूल बम? इस पर हमने एक डिटेल में कुंजी तैयार की है। आपको हमास के खिलाफ बहुत जल्द शुरू होने वाले ऑपरेशन 86 यानी 86 के बारे में भी बताएंगे। दुनिया के स्पेशल 86 ने मिलकर जैसे ISIS को मारा था, अब हमास को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। ये प्लान क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में आपको बता देते हैं। आज बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट को जारी कर दिया। इसी के साथ बीजेपी ने राज्य में अपने सभी 90 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान के चुनावी युद्ध में आज कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल दिया। झुंझुनू की रैली में प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत ने 2 बड़े वादे किए। पहला, फिर सरकार बनी तो परिवार की महिला मुखिया को हर वर्ष 10,000 रुपए देंगे। दूसरा, 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। NCERT की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। NCERT के 19 सदस्यों के पैनल ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बदलाव 12वीं की नई किताबों में लागू होगा। और त्योहार के सीजन में शेयर बाजार से लगातार बुरी खबर आ रही है। आज 522 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स 64,049 पर बंद हुआ। लगातार 5वें दिन लगे ऐसे झटके से निवेशकों के करीब 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको इजराइल के इंतकाम की तेज होती आग पर एक वीडियो रील दिखाते हैं जिसमें हमास लगातार खाक होता जा रहा है। इजरायली हमले जारी, गाजा पर विध्वंसक बमबारी। רק משימה אחת, לרסק את החמאס, לרסק אותו, ואנחנו לא נפסיק עד שנשלים את זה. युद्ध में नया फ्रंट, सीरिया तक जंग किया। U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria. हमास हिजबुल्लाह की जंगी ट्रिल, इजराइल की डबल चुनौती। हमास को मृत्युदंड, प्लान 86। C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés, इजराइल का फ्यूल बम, सुरंग में घुटेगा हमास का दम। אני רוצה שיהיה ברור, צה"ל מוכן לתמרון ואנחנו נקבל החלטה। युद्ध में अब क्या होगा? TV9 पर ग्राउंड जीरो से अपडेट। इजराइल की ज़मीन पर मौजूद रहकर TV9 की टीम इस वक्त आपको लेबनान के ये आधे अधूरे घर इसलिए नहीं दिखा रही है कि हम लेबनान को दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए इतने करीब से हिजबुल्लाह, वहाँ से आप सोचिए 200-400 मीटर की दूरी पर, जहाँ से मैं उनके राइफल की जद में मौजूद हो सकता हूँ, वहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और सत्ता में सबसे पहले बात सत्ता के उस संघर्ष की जो पिछले 19 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसकी आग में अब तक 7,000 लोगों की जान जा चुकी है। इतनी संख्या में जिंदगी लेने के बाद भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है
उल्टे हर दिन इसके नए वॉर फ्रंट खुल रहे हैं। आप समझ गए होंगे हम इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की बात कर रहे हैं, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। इस युद्ध को लेकर अब तक आपने देखा और सुना है कि इजराइल मुख्य रूप से दो फ्रंट पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। गाजा बॉर्डर की तरफ हमास के लड़ाके हैं जो सड़क, सुरंग और समंदर तक मुसीबत का सबब बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर है जहां हिजबुल्लाह ब्रिगेड है। इन दोनों मुसीबतों के बीच नेतन्याहू आर्मी के लिए नई चुनौती है, नया वॉर फ्रंट, जो किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। इसका नाम है सीरिया। नए वॉर फ्रंट वाली ये चिंता सिर्फ इजराइल की नहीं है बल्कि अमेरिका की भी है, क्योंकि अब तक की कहानी सिर्फ इतनी थी कि सीरिया के अंदर मौजूद कुछ ही ठिकानों से हमले हो रहे थे, लेकिन अब मामला मिलिट्री बेस तक पहुंच चुका है। इजराइल और हमास जंग के इस खौफनाक विस्तार को विस्तृत तरीके से अब आपको समझाते हैं और जानते हैं कैसे युद्ध की आग धीरे धीरे नए देशों को भी अपनी चपेट में ले रही है। दरअसल इजराइल की सेना ने सीरिया के मिलिट्री बेस पर बमबारी की। इजराइल की सेना के मुताबिक सीरिया की तरफ से मंगलवार को रॉकेट दागे गए थे। आईडीएफ के मुताबिक गोलान हाइट्स में सीरिया से इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए। इसी का जवाब देते हुए इजराइल की वायुसेना ने लड़ाकू विमानों से प्रहार किया। हमले में सीरिया का मिलिट्री बेस पूरी तरीके से तबाह हो गया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने सीरिया में मौजूद सैन्य बुनियादी ढांचे और मोटार लॉन्चिंग साइट को नष्ट कर दिया। वैसे आपको बता दें, इस वक्त सीरिया में ऐसी सरकार है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि उसको अमेरिका से समर्थन प्राप्त है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर अमेरिका समर्थित सरकार की तरफ से इजराइल पर हमले क्यों हो रहे हैं? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको पूरी कहानी समझनी होगी। दरअसल जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, हमास प्रेमी संगठन एक्टिव हो गए हैं और दावा है कि सीरिया में कई हमास प्रेमी संगठन मौजूद हैं। इसके सबूत उस वक्त भी देखने को मिले थे जब पहले भी इजराइल की तरफ से सीरिया की ओर रॉकेट दागे गए। अब इजराइल की सेना ने बाकायदा ट्वीट कर हमले की जानकारी दी है और साफ साफ लफ्जों में कहा है कि इजराइल का मकसद सिर्फ उन लोगों को करारा जवाब देना है जो सीरिया की तरफ से हमले कर रहे हैं। इसका सीरिया की सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके मायने भी समझ लीजिए। इजराइल का टारगेट क्या है? सीरिया में मौजूद ठिकानों का ईरान कनेक्शन चौंकाने वाला है। इस पर हमने एक खास कुंजी तैयार की है जो आपको आगे दिखाएंगे। पहले कुछ सेकंड के न्यूज रील में देखिए कैसे युद्ध में सीरिया वाले एंगल ने इजराइल की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। हमास और इजराइल की जंग की शुरुआत होने पर ऐसा लगा था कि शायद हमास के बाद हिजबुल्लाह एक दूसरा फ्रंट होगा, लेकिन अब एक और फ्रंट तैयार हो गया है। जहां वो फ्रंट का नाम है ISIS। सीरिया में बैठा ISIS लगातार अब इजराइल पर अटैक करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल पर एक बड़े अटैक की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर एक बड़ा जखीरा ISIS के पास भी पहुंच चुका है। दरअसल इजराइल को ये लगता था कि हिजबुल्लाह और हमास साथ बैठकर ये जंग लड़ेंगे, लेकिन अब ISIS भी इजराइल के लिए कई बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है। हाल ही में इजराइल के कई मिलिट्री बेसिस पर ISIS की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई। U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria via a mix of one-way attack drones and rockets. We know that the groups conducting these attacks are supported by the IRGC and the Iranian regime. The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security swiftly and decisively. पट्टी के ऊपर में यदि आप देखते हैं गोलान हाइट के ऊपर में सीरिया के साथ साथ लगा हुआ, तो कुछ फायरिंग तो आई है मगर उसके प्रोएक्टिवली इजराइल उसके साथ ये कर रहा है। सीरिया से कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है, चैलेंजेस तो हैं और उसके लिए जिस तरह से लामबंद हुई है पूरे वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में और इजराइल की तरफ से प्रोएक्टिवली उसका काउंटर किया गया है, तो बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है।
तो सीरिया वाले वॉर फ्रंट को पूरी तरीके से समझने के लिए सीरिया की स्थिति की समझना आपको जरूरी है। आपको बता दें, सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। वहां कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जो वहां की सरकार के समानांतर ताकत रखने का दावा करते हैं। यही चिंता इजराइल के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है। अब सीरिया का ईरान वाला एंगल भी आप समझ लीजिए। इजराइल को डर है कि ईरान ने चोरी चोरी चुपके अपने लड़ाकों को सीरिया में तैनात कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डर यह भी है कि ये लड़ाके घातक हथियारों के साथ इजराइल की सीमाओं के करीब छिपे हुए हैं। काफी दिनों से यहां ठिकाना बनाया हुआ है। यह भी माना जाता है कि ईरान ने सीरिया में सैकड़ों सैनिक तैनात किए हैं और इस पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इसके अलावा ईरान की ओर से सशस्त्र प्रशिक्षित लड़ाके सीरिया में एक्टिव हैं। तो सवाल है, क्या इजराइल को यह लग रहा है कि 24 अक्टूबर को सीरिया की तरफ से जो रॉकेट दागे गए उसका ईरान कनेक्शन हो सकता है? खैर, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन इजराइल ने इतना तो साफ कर दिया है कि हमने सिर्फ उन ठिकानों को टारगेट किया जिस तरफ से रॉकेट आए थे। मतलब यह भी कि इजराइल की तरफ से सीरिया के मिलिट्री बेस की ओर से रॉकेट दागे गए थे। इस कहानी के और भी किरदारों से आपको मिलवाते हैं। इसका नाम है तुर्की। दावा यह है कि तुर्की सीरिया में विपक्ष का एक प्रमुख समर्थक है। तुर्की के सैनिकों ने सीरिया सरकार के विद्रोहियों के साथ मिलकर यहां उत्तरी सीमा के साथ साथ कई इलाकों पर कब्जा भी किया हुआ है। यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि तुर्की इस युद्ध में पहले दिन से फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रहा है। यह तो बात हुई सीरिया वाली चुनौती की, लेकिन इजराइल के दो ऐसे संकट हैं जो पिछले 2 हफ्तों से इजराइल की सेना के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं, जिसका समाधान अब तक इजराइल की सेना के पास नहीं है। इजराइल की ओर से देखें तो दावे बहुत किए गए, लेकिन जंग के हालात से जमीनी हकीकत अभी बहुत दूर नजर आ रही है। खैर, इस बात करते हैं इजराइल के अभी जो संकट है उसको लेकर के। तो वो 2 संकट हैं, एक तो हिजबुल्ला और दूसरा हमास। ये दोनों अब खुल्लम खुल्ला युद्ध के मैदान में इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे इजराइल की सेना तो दोनों फ्रंट पर जबरदस्त जवाब दे रही है, लेकिन इन दोनों की तैयारी भी कम नहीं है। इनकी तैयारियों पर हमने 2 वीडियो कुंजी तैयार की हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कैसे नेतन्याहू आर्मी की परेशानी आगे और भी बढ़ने वाली है। पहली वीडियो कुंजी हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग वाली है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड जैसे घातक हथियारों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। الله اكبر ولله الحمد. هاي الشغل الطيب. दूसरी वीडियो कुंजी हिजबुल्ला की है, जिसमें हिजबुल्ला के विध्वंसक ट्रेनिंग का वीडियो आप देख सकते हैं। इजराइल बॉर्डर के पास हिजबुल्ला युद्धाभ्यास कर रहा है। दावा है करीब 200 लोगों ने जंग की ट्रेनिंग ली, गोला बारूद और ड्रोन ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग ली गई। और वॉर जोन से आए अपडेट की बात करें तो 19वें दिन और भी बमबारी हुई, मिसाइल अटैक हुए, एयर स्ट्राइक में कमी बिल्कुल भी नहीं आई। 24 घंटे में गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक में 700 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 300 बच्चे भी शामिल हैं। यह दावा गाजा की तरफ से किया गया है। युद्ध के खौफनाक पहलू को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गाजा में अब तक 2300 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह दावा यूनिसेफ की तरफ से किया गया है। गाजा में बमबारी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें धमाके के बाद मॉल की छत गिर गई। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त मॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। यही नहीं, इजराइल हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले कर रहा है। आईडीएफ का दावा है कि लेटेस्ट हमले में हमास के 10 लड़ाके मारे गए हैं। गाजा पट्टी के बंदरगाह को भी एयर स्ट्राइक से तबाह करने का दावा किया गया है। इस युद्ध में हमास भी पीछे नहीं है। मध्य इजराइल में हमास ने बड़ा रॉकेट हमला किया है। इजराइल के 6 शहरों में रॉकेट बरसाए गए हैं। तेल अवीव, अशदोद, हर्जिलिया, रामत और गोलोन में 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। 158 सेकंड की न्यूज़रील में देखिए कैसे इजराइल और हमास में लड़ाई विनाशक हो चुकी है। המשיכו להיערך להתקפה כי היא תגיע. אנחנו נערכים ביסודיות, זאת תהיה התקפה קטלנית, זאת תהיה התקפה משולבת מהיבשה, מהים ומהאוויר.
עשו את העבודה שלכם, תתכוננו, אנחנו נפיל. אני רוצה שיהיה ברור, צה"ל מוכן לתמרון ואנחנו נקבל החלטה ביחד עם הדרג המדיני אודות המהות. רק משימה אחת, לרסק את החמאס, לרסק אותו. ואנחנו לא נפסיק עד שנשלים את זה. בעזרתכם, אני סומך עליכם, עם ישראל סומך עליכם. We want to see all measure of protection for civilians, and pauses in operation is a tool and a tactic that can do that for temporary periods of time. That is not the same as saying a ceasefire. Again, right now we believe a ceasefire benefits Hamas, a general ceasefire. إنما يجري اليوم من أحداث تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. בצפון המדינה, גבול לבנון, כוחות צה"ל נחושים בקו המגע. אנחנו תוקפים באופן מיידי כל חוליית חיזבאללה שמעוניינת או מנסה לפגוע באזרחי ישראל או בחיילי צה"ל. बस्टर, बम, मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट, टैंक और तोपों से हमले हो रहे थे, लेकिन अब इजराइल एक ऐसे बम का इस्तेमाल कर रहा है जो हमास के लिए स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर का काम कर रहा है। इससे हमास के लड़ाके हर दिन घुट घुट कर मर रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं। हमास की शक्ति लगातार कम हो रही है, उसका सारा प्लान फेल होता जा रहा है और गाजा पर इजराइल की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। इजराइल के इस नए बम का नाम है फ्यूल बम। इस फ्यूल बम से ना धमाके हो रहे हैं, ना आवाज आ रही है, ना धुआं है और ना ही कोई इमारत जमींदोज हो रही है। लेकिन इजराइल के दुश्मन लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। दरअसल इजराइल ने गाजा में फ्यूल सप्लाई चेन को ही काट दिया है। गाजा में हर दिन लाखों लीटर ऑयल की सप्लाई होती थी। इसी ऑयल को हमास ने हथियार बना लिया था। वो इस फ्यूल का इस्तेमाल सुरंग में बिजली पानी की सप्लाई के लिए करता था, लेकिन इजराइल ने इस फ्यूल की सप्लाई को ही अब रोक दिया है। पिछले 48 घंटों से गाजा में फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही है। इसके कारण गाजा में बिजली की किल्लत हो गई है, कई अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, पानी की सप्लाई में परेशानी हो गई है, जिससे पूरे गाजा का सिस्टम अब फेल हो रहा है और हमास की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आप सोचेंगे कि ऑयल और फ्यूल से हमास की परेशानी कैसे बढ़ गई, तो इसे अब आप ऐसे समझिए कि गाजा में जमीन के अंदर 500 किलोमीटर की सुरंगों का नेटवर्क है। इन सुरंगों की कुल संख्या 1300 से ज्यादा है। ये सुरंग 30 से 70 मीटर तक गहराई में बनाई गई है। इसका निर्माण मजबूत कंक्रीट से किया गया है, जिस पर बम भी जल्दी असर नहीं करता। इन सुरंगों में बिजली, पानी समेत सभी बुनियादी सुविधाएं हैं। छिपने और बड़े बड़े हथियारों को रखने की सुविधा है। हमास के लड़ाके यहीं पर छिपे हुए हैं। अनुमान है इन्हीं सुरंगों में 200 से ज्यादा बंधकों को छिपाकर रखा गया। अब जब इजराइल ने फ्यूल की सप्लाई रोक दी है, तो इन सुरंगों में भी बिजली, पानी समेत दूसरी सुविधाएं रुक गई हैं। इजराइल का आरोप है कि गाजा में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में फ्यूल है। युद्ध के दौरान जो फ्यूल सप्लाई हो रहा था, हमास इसका इस्तेमाल सुरंग में बिजली सप्लाई करने के लिए करता था। इजराइल की रणनीति है कि जब गाजा में फ्यूल सप्लाई रुकेगा तो सुरंगों में बिजली की कमी होगी, बिजली नहीं होगी तो सुरंग में सांस लेने से लेकर दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी। हमास के लड़ाकों को सुरंग से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हमास के लड़ाके सुरंग से बाहर निकलेंगे तो आईडीएफ के लिए ग्राउंड ऑपरेशन आसान हो जाएगा। सुरंग में घुसने पर हमास के लड़ाकों की तरफ से हमले का डर भी कम हो जाएगा और आईडीएफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर पाएगा।
हमास को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए अब इजराइल को अमेरिका का भी साथ मिल गया है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने यह तय किया है कि वो फ्यूल बम का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल हमास के लिए उसकी ये टनल्स एक लाइफलाइन के तौर पर होती है, जहां पर ना सिर्फ उसके लड़ाके इसी में रहते हैं, बल्कि सर्विलेंस के साथ साथ वॉर स्ट्रैटेजीज यही डिसाइड की जाती है। और अब गाजा पट्टी के नॉर्दर्न एरिया को खाली कराने के बाद अब इजराइल और अमेरिका की पूरी तैयारी है कि ज़्यादातर ऐसे रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाए, फ्यूल बम का इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमास अपने इंटरनल से बाहर आ सके। क्योंकि अर्बन वॉरफेयर के अंदर इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये टनल ही है, और ये वो टनल है जिनका इस्तेमाल एक जीविका या संजीवनी के तौर पर हमास करता है। और टनल के अंदर में यदि उसको आपने टोटल उसको नकारा करना है, उसको हम, क्योंकि वहाँ पर टेलीफोन चलती है, उससे उनके वो सारे सिस्टम चल रहे हैं, उनके कैमरास चल रहे हैं, उसको यदि रोकना है कि टनल वॉरफेयर के अंदर में ये बहुत ज़रूरी इफेक्ट है और ये बहुत फ़र्क डालेगा। उनके जनरेटर्स फ्यूल से ही चलते हैं, लेकिन टनल्स के अंदर लाइट वगैरह भी है, वो लाइट के लिए फ्यूल बहुत लाजमी है। लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमास को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो इजराइल फ्यूल की सप्लाई रोक रहा है, तो हमास के लड़ाके समंदर वाली सुरंग से इजराइल में तबाही मचाने की कोशिश में हैं। आईडीएफ का दावा है कि हमास के गोताखोर गाजा पट्टी से समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे इजरायली नौसैनिकों ने मार गिराया। कल रात जिकिम क्षेत्र में वायुसेना और गाजा डिवीजन के उत्तरी ब्रिगेड ने यह ऑपरेशन किया था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में इस घुसपैठ में पहले 4 फिर 8 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि जब ये सुरंग और समुद्र के रास्ते घुसपैठ कर रहे थे तो संदिग्ध घुसपैठ का अलार्म बजा, जिसके बाद एक लड़ाकू जेट और नौसैनिकों ने संयुक्त रूप से हमला किया, जिसमें हमास के लड़ाके मारे गए। घुसपैठ की इस घटना के बाद आईडीएफ इस पूरे इलाके को अब स्कैन कर रहा है, इसकी जांच कर रहा है। हमास के लड़ाके समंदर के रास्ते जो हमला कर रहे हैं वो अचानक नहीं हुआ है, उसके पीछे अच्छी खासी प्लानिंग है। आप इस वीडियो को देखिए, ये 12 सितंबर का वीडियो है। इसमें हमास के लड़ाके समंदर के जरिए इजराइल में घुसने की ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में हमास के लड़ाके पहले बोट से समंदर में प्रवेश करते हैं, वहां से वो पानी में कूद जाते हैं, जिसके बाद वो सुरंग के रास्ते इजराइल में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें, इजराइल के पास ऐसा अलार्म सिस्टम है कि अगर समंदर के पास बॉर्डर पर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो ये अलार्म बज जाता है, और फिर वही होता है जो कल रात हमास के लड़ाकों के साथ हुआ, यानी वो मारे गए। सत्ता में अब बात एक ऐसे ऑपरेशन की जिस पर अगर मोहर लग गई तो हमास का अंत कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा प्लान जिसने आईएसआईएस जैसे खंखार आतंकी संगठन को भी एक वक्त में मिट्टी में मिला दिया था। अब बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन हमास के विरुद्ध भी लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है ऑपरेशन 86। सवाल यह कि क्या अब दुनिया के स्पेशल 86 मिलकर करेंगे हमास का विनाश? क्या बिल्कुल आईएसआईएस की तर्ज पर अब गाजा में दफन होगा हमास का नामो निशान? क्या हमास को मिटाने के लिए अब दुनिया के 86 देश एक साथ आने वाले हैं? और क्या इन 86 देशों की टक्कर हमास प्रेमी उन 57 इस्लामिक देशों के साथ हो सकती है जिनका दिल हमास के लिए जोर जोर से धड़क रहा है? दरअसल इन सवालों के पीछे जो चेहरा है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। मैक्रो जंग के बीच इजराइल के तेल अवीव पहुंचे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि वो संकट की इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन इस दौरान मैक्रो एक ऐसा फॉर्मूला उन्होंने बताया जिसे सुनकर जरूर हमास की सांसें अटक गई होंगी। बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान मैक्रो ने हमास को खत्म करने का एक नया आइडिया दिया। मैक्रो ने प्रस्ताव रखा कि हमास जैसा संगठन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन तैयार किया जाए। इस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में उन्होंने 86 देशों को एक साथ एक मंच पर हमास के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। मैक्रो का मानना है कि इराक और सीरिया में आईएसआईएस से लड़ने वाला गठबंधन अपना दायरा बढ़ाकर गाजा में हमास के खिलाफ भी लड़ाई लड़े, और यह गठबंधन सेना गाजा में हमास पर चढ़ाई करके उसी तरह कुचल दे जैसे आईएसआईएस का हश्र इराक में किया था। सबसे पहले हम आपको इस पर एक रील दिखाते हैं, फिर ऑपरेशन 86 यानी 86 पर 9 साल पुरानी वीडियो कुंजी खोलेंगे और बताएंगे कैसे 86 देशों ने मिलकर आईएसआईएस को तहस नहस कर दिया था।
सफाया करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्पेशल 86 प्लान का प्रस्ताव दिया है, जिसके मुताबिक ISIS के तर्ज पर ही एक बार फिर 86 मुल्क मिलकर एक साथ हमास के खिलाफ जंग लड़ेंगे। 2014 में 86 देशों का एक गठबंधन बना था, जब इराक के मोसुल और सीरिया के अलेप्पो से ISIS का सफाया किया गया था। मैक्रों चाहते हैं कि हमास, जिसे उन्होंने फिर एक नया ISIS का नाम दिया है, उसके खिलाफ भी ये 86 देश मिलकर लड़े। C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, et l'ensemble des factions qui dans la région menacent Israël, de ne pas prendre le risque inconsidéré d'ouvrir de nouveaux fronts. Ce serait ouvrir la porte. और अब आपको मैक्रो के इराक और सीरिया वाले उस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं जो हमास के खिलाफ लागू हो सकता है। दरअसल एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आज़ाद करा चुका था, लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसके बाद अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अपनी ताकत की लड़ाई शुरू करने लगे। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर बगदादी और उसके संगठन का नाम था ISIS। देखते ही देखते ISIS आतंक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। लेकिन तभी उसके दफन करने के लिए 86 देशों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उसके साथ आकर के लड़ने का उन्होंने फैसला लिया। ISIS के खिलाफ ये जंग अमेरिका की अगुवाई में लड़ी गई और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें यूरोपीय देशों के साथ अरब लीग के देश भी हिस्सा बने और ISIS को उस दौर में मिट्टी में मिला दिया। अब मैक्रो चाहते हैं कि वो 86 देश हमास के खिलाफ भी मिलकर लड़े और उसे जड़ से खत्म कर दें। सत्ता में अब एक बड़ा सवाल सऊदी अरब को लेकर, जो गाजा पर हमले के लिए इजराइल का विरोध कर रहा है। लेकिन क्या वही सऊदी अरब छुप छुप कर इजराइल की मदद भी कर रहा है? क्या वही सऊदी अरब इजराइल पर आ रही मिसाइलों को नाकाम भी कर रहा है? इसे लेकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक दुनिया को यही पता है कि 19 अक्टूबर को यमन से हूती विद्रोहियों ने जो मिसाइलें इजराइल पर दागी थीं, उसे अमेरिका के वॉरशिप ने मार गिराया था। लेकिन अब बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इजराइल की ओर से आने वाली जो इजराइल की तरफ हूती विद्रोहियों की मिसाइल आ रही थी, उनको मार गिराने में सऊदी अरब भी शामिल था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ी खबर पब्लिश की है। दूसरी बड़ी बात यह कि 19 अक्टूबर को हूती विद्रोहियों की ओर से 3 नहीं बल्कि 4 मिसाइल इजराइल पर दागी गई थी। इनमें से 3 मिसाइलों को अमेरिका के युद्धपोत USS कार्नी ने मार गिराया था, लेकिन एक मिसाइल को रोकने का काम किया था सऊदी अरब ने। दावा है कि इजराइल पर हूती विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए सऊदी अरब ने पैट्रियट मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। यानी यह खुलासा और सऊदी अरब का एक्शन कहीं ना कहीं हमास को लेकर अरब देशों में पड़ने वाली फूट का सीधा संकेत है। और अब हम आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि सऊदी अरब ने इजराइल पर हूती विद्रोहियों का हमला किस तरह नाकाम किया था। और मैं आपको बताता चलूं कि नक्शे के जरिए जब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये यमन है और यमन से ही हूती विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक किया था इजराइल पर। ये आप देख रहे हैं, यहां से मिसाइल्स को दागा गया था इजराइल की तरफ। और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है सऊदी अरब है बीच में। और जब ये मिसाइल्स जा रही थी, 4 मिसाइल थी, इनमें से 3 मिसाइल्स को तो USS का जो USS कार्नी है युद्धपोत अमेरिका का, उसने मारा, लेकिन एक मिसाइल को यहां से सऊदी अरब ने मार गिराया। और यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सऊदी अरब ने क्या ये गलती से मारा था? सऊदी अरब ने अगर ये जानबूझकर मारा तो क्या सऊदी अरब इजराइल के साथ है? और अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ है तो क्या मुस्लिम देशों में किसी तरीके की कोई फूट है? मुस्लिम देशों में किसी तरीके की कहीं कोई असमंजस की स्थिति है? 19 अक्टूबर की रात यमन से हूती विद्रोहियों ने 4 मिसाइल लॉन्च की थी। इन मिसाइलों को सीधे इजराइल में जाकर हिट करना था। इससे इजराइल में भारी तबाही हो सकती थी, लेकिन इनमें से एक मिसाइल को सऊदी अरब ने
अमेरिका से मिले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के जरिए गिरा दिया था, जबकि 3 मिसाइल अमेरिका ने गिराई थी। यानी सऊदी अरब ने इजराइल पर होने वाले एक बड़े हमले को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। इसी के बाद सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब इस जंग में इजराइल के साथ है, और ये बड़ा सवाल है। वैसे आप सभी न्यूज़ मित्रों के मन में एक सवाल ये भी होगा कि जो सऊदी अरब पहले इजराइल के हमले का विरोध कर रहा था, वो अचानक से इजराइल को बचा क्यों रहा है? तो इसके पीछे है हुती विद्रोहियों के साथ सऊदी अरब का 36 का आंकड़ा। सऊदी अरब और हुती विद्रोही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दरअसल सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में हुती समुदाय ने एक संगठन बनाया। यमन के बड़े इलाके में हुती समुदाय का कब्जा है और वहां से वो सऊदी अरब के खिलाफ हमले की योजना बनाता है। 2022 में हुती विद्रोहियों ने अबू धाबी के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें भारत के भी कई लोग थे। इससे पहले वर्ष 2021 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हुती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। सऊदी अरब और यूएई 2015 से ही यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत नहीं मिली है। यानी हुती विद्रोहियों के विरोध में सऊदी अरब ने इजराइल का साथ दिया। यकीनन यह खबर दूसरे अरब देशों को बहुत ज्यादा चुभी होगी। तो हमास और इजराइल की जंग को धर्मयुद्ध की तरह जो लोग देख रहे थे। इजराइल और हमास युद्ध का आज 19वां दिन है। दुनिया भर में लोग ये सोच रहे हैं कि वो इजराइल जो युद्ध के शुरुआत से ग्राउंड ऑपरेशन की बात कह रहा है, वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर क्यों नहीं पा रहा। दरअसल इजराइल गाजा में 3 तरीके के प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें पहला प्लान एयर स्ट्राइक का है जो लगातार जारी है। दूसरा प्लान है सुरंगों को खाली कराने का, जिसके लिए इजराइल ने फ्यूल की सप्लाई रोक दी है। इसे फ्यूल बम भी कहा जा रहा है। तीसरा प्लान है गाजा को खाली कराने का। इसके लिए भी वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।